Coming back to our topic, remember you need to know some of the एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए सारे तो आपने नहीं समझते यहाँ पे, जाहिर सी बात है, स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी ले रहा हूँ मैं, पर जो चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, एक सवाल हो सकता है कि सर हम तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने आए थे, आप हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सिखा रहे हैं। देखें, जब आप कोई भी परफॉर्म करते हैं, कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, नेम बायस यूज़ कर रहे हो आप, उसके अलावा लीनियर रिग्रेशन की बात कर लो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर लो, ये सारे जितने भी आप एल्गोरिथम्स यूज करोगे, एवरी एल्गोरिथम कंटेन्स some mathematical aspects on which all these algorithms are been created। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू नो हाउ यू कैन एनालाइज योर डेटा इन डिफरेंट वेज। हमने काफ़ी सारी कोशिश की, उसको प्रोग्रामेटिकली हमने करने की कोशिश की, किस तरीके से हम इसको और एनालाइज कर सकते हैं, इसमें से और ज़्यादा एस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं। जिसमें से आपने सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी, आपने देखा था आउटलायर। अभी तक आप लोगों को ये पता था कि आउटलायर ऐसा होता है जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यू होती है जो आपके डेटा सेट में आती है। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन वी हैव अ कंप्लीट डेटा ऑफ मिलियन रोज, कैसे ढूंढोगे? मीन तो आपके पास सही आ ही नहीं रही ना, आपको क्या पता मीन सही आ रही है गलत? 1 मिलियन रोज है, अभी 10 रोज थी तो हम समझ में आ रहा था हाँ यार ये मीन गलत आ रही है, लेकिन जब आपके पास 1 मिलियन रोज है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट देयर इज सम आउटलायर्स और नॉट? लास्ट क्लास में समझाया था क्वार्टाइल। अब ये क्वार्टाइल या क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है? बॉक्स प्लॉट तो उस चीज को बेसिकली विजुलाइज कर रहा है, पर एक्चुअली क्वार्टाइल क्या चीज है? क्वार्टाइल हमारे पास दो क्वार्टाइल्स होते हैं, एक होता है 25, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 जो होता है बेसिकली आपका होता है 25%। क्वार्टाइल 2 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? मिड पॉइंट यू कैन से, ठीक है, जिसको आप मीडियन भी कह सकते हो। फिर आपके पास है क्वार्टाइल 3 व्हिच इज बेसिकली 75%। तो कहने का मतलब ये क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? परसेंटाइल क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ भाई परसेंटाइल, एक होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल और परसेंटेज? आप 1/100 1/10 की बात नहीं है, वो फिर आप प्रोबेबिलिटी की तरफ चले गए कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो अलग चीज है, वो भी आएंगे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आएंगे। परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या फर्क है, ये चीजें भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अच्छा, अभी तक आपने देखा, एक बात याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास देयर आर टू parts of a statistics, or you can say two types of statistics। Number one type is descriptive। Now in descriptive, the name itself says that I'm talking about description of my data, or you can say to describe our data। How you can describe your data? आप अपने डेटा को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स is basically summarizing, analyzing and visualizing data। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती है भाई? समराइज आ जाता है, एनालिसिस हो जाता है और विजुअलाइजेशन हो जाती है। These all comes inside the descriptive statistics। अब समराइजेशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू समराइज योर डेटा? टू समराइज योर डेटा आपके पास डिफरेंट मेजर्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है द मिड पॉइंट। हाउ यू कैन फाइंड योर मिड पॉइंट? अब आपके पास अलग अलग वेज होते हैं, यू हैव मीन, यू हैव मीडियन, यू हैव मोड, ऑल दी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। भाई मीन कब काम आता है? जब आप बात कर रहे हो एवरेज की। जब आप मीडियन की बात करोगे तो मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। जब आप मोड की बात करते हो तो मोड का मतलब होता है the element that multiple times आपके पास उस डेटा के अंदर अगर होता है। अब मीन का समझ में आया, कहाँ यूज कर सकते हो आपके भाई? एवरेज पता करना। मीडियन समझ में आया, कहाँ तक यूज कर सकते हो भाई? मुझे मिड पॉइंट चाहिए कि मेरा जो मिड पॉइंट है, टू आइडेंटिफाई द डिस्पर्शन, जो आपका स्प्रेड ऑफ योर डेटा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने मीडियन यूज किया भाई, मिड पॉइंट दोनों के लिए।
मोड क्यों यूज करूँ? मोड का काम होता है, रिपीटेड वैल्यूज तो हैं लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं? हमें क्या करना है रिपीटेड वैल्यूज को फाइंड आउट करके? नहीं, आप इसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। अब हमने देखा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप हर दफा मिसिंग वैल्यूज को निकालते नहीं हैं, हमारे वो काम आती है कहीं ना कहीं। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके अंदर अवेलेबल तो आप उसको डिलीट कर दोगे, समझ में आके ड्रॉप कर दोगे, लेकिन वो हमें काम आएगी। अब उस चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जो वही हमने उठाया था ई कॉमर्स वाला, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट थे या कुछ ऐसी रोज थी जिनके अंदर जेंडर नहीं लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जेंडर नहीं लिखा हुआ, अब क्या वो मेरे काम की नहीं है? मेरे काम की है। अब मैं उसको जेंडर कैसे प्रोवाइड करूं? आई विल चेक द मूड ऑफ जेंडर। जेंडर जो सबसे ज्यादा अकर हो रहा है मेरे पास, मैंने उसको उसी जेंडर में कन्वर्ट कर दिया। आई समझ? एनालाइज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आप दूसरी रोज को देखते हो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके क्या हो सकता है, तो वो हम यूज करते हैं मोड। मतलब वो एल्गोरिथम्स तो हैं बने हुए हैं, प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे एक फंक्शन बने हुए हैं, यूज करो सारा काम हो गया। लेकिन हुआ कैसे? अगर उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दी तो फिल कैसे की? उसने फिल की यूजिंग मोड। मोड क्या कर रहा है? ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कंप्लीट जितनी भी हमारे पास रोज हैं उन सारी रोज के अंदर मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यू अकर हो रही है या अपेयर हो रही है, उसको चेंज कर देगा उसके साथ। तो मोड भी हमारे काम आता है, वहां पे हो जाएगी, क्योंकि हमें वो डेटा चाहिए। समहाउ हम उस चीज को ड्रॉप कर देते हैं कभी कभार जब हमें चाहिए नहीं होता ये डेटा, कि भाई भले मिसिंग वैल्यू को हटाओ, उसको हमें जरूरत नहीं। लेकिन आपके पास डेटा है 500 लोगों का, उसमें से अगर आपने ये 5 बंदे निकाल दिए आपका डेटा कम हो गया। यू नीड टू बेसिकली एनालाइज द डेटा दैट वेयर द न्यू, मतलब जो आपके पास रो है इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है, उसके अंदर न्यू वैल्यू कौन सी आ सकती है। तो रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा मेल मेरे पास आ रहा है, तो मैं देखा भाई ये भी मेल होंगे, फिर तो इसी को मेल लगा दिया। ठीक है, अब फिर बात करते हैं, हमारे पास एक और मेजरमेंट होती है, व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, और यू कैन से द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड, हाउ योर डेटा हैज बीन स्प्रेडेड, जो हमने देखा था यूजिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस कैसे काम कर रहा था? वेरिएंस क्या था? किस तरीके से आपका स्प्रेड हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन वाज एग्जैक्ट, आप ये कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन का मकसद होता है वन डेटा पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, वन, जैसे कि सेंटर मतलब आपके मीन लोकेशन के बाद जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जिसके अंदर आपके सारे डेटा पॉइंट्स लाए करेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, बाहर जा सकता है ना, जो बाहर जा रहा है वो हमारा आउटलायर हो गया। ठीक है, जो बाहर जा रहा है वो हमारा आउटलायर। स्टैंडर्ड डिवीजन जो नॉर्मली हम थ्रेशोल्ड रखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन का रखते हैं। अब नाउ इन स्टैंडर्ड डिवीजन जब आप बात करते हो, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन की जब आप बात करते हो, दैट मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर होता है कि मीन के बाद इतनी स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर हमारे पास हमारे सारे डेटा पॉइंट्स लाए करेंगे। जो वेरिएंस होती है वो होता है कंप्लीट स्प्रेड ऑफ योर डेटा, कि आपके पास जितना डेटा स्प्रेड हो रहा है, इस कंप्लीट स्प्रेड को हम कहते हैं वेरिएंस। आउटलायर फाइंड आउट, बट बेसिकली ये आपका डेटा स्प्रेड चेक करने के लिए। फिर हम आते हैं कोरिलेशन एंड कवरेंस, इसको हम आगे कवर कर लेंगे।
उसके अलावा हमारे पास है हिस्टोग्राम्स, पीडीएफ, पीएमएफ एंड सीडीएफ। पीडीएफ मीन्स व्हाट? पैरेलल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे कि पीडीएफ कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज पढ़ोगे, पीडीएफ कैसे निकलते हैं, पीएमएफ क्या होता है, उसके अलावा सीडीएफ क्या होता है, फिर यूनिवेरिएंट बाइवेरिएंट एनालिसिस, इन दी एंड आपके पास बॉक्स प्लॉट्स भी आप यूज करते हो इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब बॉक्स प्लॉट क्यों यूज किया जाता है? विजुलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट क्यों यूज कर रहे हैं? आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर विजुलाइज करने के लिए कि देयर यू कैन सी आवर डेटा कंटेन सम आउटलायर। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट समथिंग हियर। यहां पर मैं एक लिस्ट बनाता हूं व्हिच इज डेटा, और लिस्ट के अंदर हमने रखा भाई 1 है, 4 है, 5 है, 7 है, 3 है, 9 है एंड 100 है। Now here we have some data, you can say कि we have some scores from the students, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्या आपको इसके अंदर कोई आउटलायर नजर आ रहा है? अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हो सकता है आपके माइंड में आ रही हो, सर आउटलायर क्या हमेशा बड़ा होगा? नेगेटिव भी हो सकता है। तो आउटलायर का मतलब ये होता है कि बेसिकली अ नंबर और एन एलिमेंट, और यू कैन से a data or a response which is completely different to your data, आपके डेटा से completely different हो, उसको हम कहते हैं आउटलायर। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम इसी को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इसको विजुलाइज करना है हाँ पीवाई सही है। तो टाइम क्यों ले रहे हैं? हो गया। फॉर एग्जाम्पल नाउ मैंने इसके अंदर एक हिस्टोग्राम क्रिएट कर दिया। Using histograms, you can still identify that your data contains some outliers or not. क्या यहाँ पे पता चल रहा है हमें? हो सकता है बिल्कुल आउटलायर है। अगर आप कह रहे हो कि भाई सारे ऑड नंबर से हमारे, तो ये हम आगे देखेंगे जब आप प्रोबेबिलिटीज पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर इसको हम इवेंट के नाम से जानते हैं। वो देखेंगे आगे इवेंट क्या है, क्या चीजें, सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या आप हिस्टोग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपके पास कोई आउटलायर है या नहीं? नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास कंप्लीट जो डेटा है वो 0 और 10 के दरमियान आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो बेसिकली 100 और 100 के बाद आ रही। तो हिस्टोग्राम भी आपको कहीं ना कहीं ये बता देता है कि आपका डेटा किस तरीके से कंटिन्यूअस वे में है या फिर नॉन कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप आउटलायर्स फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट टू विजुलाइज अवर आउटलायर्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ये वही चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सिखाया तो है पहले, बाद में जब कराऊंगा तब मैं बिल्कुल सारा करवाऊंगा। अब इधर आते हैं। Here you can see that क्या यार, चलो तुम्हें करवा ही देता हूँ बस, वरना सारे टाइम तुम परेशान रहोगे। क्या करूं? बॉक्स प्लॉट करूं, SNS डॉट
और आपको यहाँ पर कोई आउटलायर नजर आ रहा है? कहाँ पर? कितने हैं? 2। यहाँ पर कितनी वैल्यूज है? तो वो आपका आउटलायर ऊपर नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैंने पहले भी किया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये क्या है? ये लाइन देखो, नहीं, दिस लाइन इज नॉन एज मिनिमम नंबर। जो आपकी मिनिमम नंबर आपके डेटा के अंदर अवेलेबल है, दैट इज दिस लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज नॉन एज 25% फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, फिर आपको ये सेंटर में लाइन नजर आ रही है, दिस इज दी मीडियन ऑफ योर डेटा। उसके बाद जो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज थर्ड क्वार्टाइल, और यू कैन से 75%। फिर जो ये टॉप पर आपको नजर आ रही है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ योर डेटा। इट्स नॉट आउटलायर, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ योर डेटा। क्या आपके डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर है, इधर लाया करती है, जो तकरीबन 10 के बराबर हो। ठीक है, लेकिन जो आपके पास एक्स्ट्रा जो आउटलायर आ रहा है वो अलग से आपको यहाँ पे डॉट्स नजर आएंगे। आप इसके मार्केट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जितने भी हैं सब दिखाएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 दिखा रहा है। Now this was how you can identify outliers or how you can visualize outliers of your data. Coming back to our topic, after box plot we have something। अच्छा यहाँ पर ये PDF, PMF और CDF का मकसद क्या है? PDF means probability density function, PMF means probability mass function, CDF मतलब cumulative डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये हम प्रोबेबिलिटीज के टाइम पे देखेंगे ये कैसे प्रोबेबिलिटीज काम करती है। फिर हम आते हैं आगे inferential statistics. What is inferential statistics? Remember one thing, this is used for the testing of your data, and this is the most important topic of statistics. Why? Because of the inferential statistics we can identify what the next value will be lying wherever, कहाँ पे lie कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ATMs है, ठीक, एक ATM है, सही है, ये समझ लें कि भाई एक आपके पास, भाई HB वालों ने बोला कि हमें एक न्यू ATM लगानी है मेमन सोसाइटी के अंदर, इसके 10 किलोमीटर बाद एक और ATM लगा हुआ है पहले CHPL का। भाई ATM लगाने का मकसद होता है पैसा खर्च होना है बैंक का, ऐसे कैसे खर्च करेगी बैंक जब मुझे पता है वहां इस्तेमाल ही नहीं होगी मेरी ATM। अब यहाँ पर अगर उसे HBL वालों ने अपनी ATM बिल्ड करवानी, तो ATM बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक ऑफिस टाइप का चाहिए होगा आपको, AC लगेगा, मशीनरीज आएंगी, बिजली वगैरह यूज होगी, उसके अलावा जनरेटर का ऑप्शन लगाया जाएगा, तो अच्छा खासा खर्चा होना है बैंक का। अब बैंक को पता है कि 10 किलोमीटर बाद एक दूसरा ATM अवेलेबल है। अब बैंक किस तरीके से एनालाइज करेगी कि मेरा ये ATM चलेगा कि नहीं चलेगा, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ? कैसे चेक करेगा? ATM कोई सिम कार्ड तो ही देता है कि भाई ये लो सिम कार्ड, किस कार्ड का? एग्जैक्टली, जो 10 किलोमीटर बाद आपके पास जो ATM अवेलेबल है उसका डेटा एनालाइज किया जाएगा। अब कैसे? सबसे पहले कितने यूजर्स या कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है वहां पे, दूसरा कितने की ट्रांजैक्शंस हो रही है वहां पे, मतलब भाई जो विड्रॉल्स आ रहे हैं या कैश विड्रॉल्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भाई 10,000 बंदा वहां पर जो है ट्रांजेक्शन कर रहा है लेकिन सारे हजार रुपए निकाल रहे हैं, तो फिर किस काम का मैं नया ATM डाल के लूं? उसी से निकालो बैठ के। लेकिन इसी चीज को जब आप एनालाइज करोगे, आफ्टर एनालिसिस यू विल कम एट द पॉइंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज द क्वेश्चन, इज अ प्रॉब्लम
जो आप आइडेंटिफाई करना चाहो, जिसके बारे में आप सोल्यूशन निकाल। प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर एटीएम लगना चाहिए, दिस इज द हाइपोथेसिस। अभी इसको प्रूव नहीं किया हमने, दिस इज हाइपोथेसिस। फिर आप इसके डेटा के ऊपर सम टेस्ट अप्लाई करोगे। अब हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं, इसमें से हमारे पास कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, उसके अलावा एनोवा या जिसको आप एफ टेस्ट भी कहते हो। दीज आर सम टेस्ट जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अभी सारे टेस्ट हम देखेंगे जब हम इन्फ्रेंशियल पे आएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इन्फ्रेंशियल पे आएंगे। अभी तो इसी पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। अभी तक आप लोगों ने वेरिएबल का क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? डेटा स्टोर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव, नंबर टू इज क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई काम होता भी नहीं। जब आप बात करते हो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एट दैट टाइम यू विल सी दीज टू टाइप्स, क्योंकि एज डेटा एनालिस्ट हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आपके लिए डेटा नहीं है इंपॉर्टेंट। एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, आपका उससे डेटा का क्या ताल्लुक? भाई कितने लोग आएंगे, कितनों ने बाय किया, क्या क्या बाय किया, मेरा क्या काम उससे? मेरा काम था वेबसाइट बना के देना, मैंने बना के दे दिया। वेरिएबल चाहिए, वो कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, दैट्स इट। लेकिन जब आप डेटा एनालाइज करोगे, एट दैट टाइम यू विल आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द वेरिएबल इट इज, किस टाइप का वेरिएबल है। अब इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। एग्जैक्टली, स्ट्रिंग टाइप आप कह सकते हो, कैटेगरिकल बोल सकते हो आप। कैटेगरिकल में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि जेंडर, मेल फीमेल, क्लासेस हो गई, उसके अलावा ग्रेड्स हो गए, उसके अलावा यस और नो। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई इसको ये फलाना डिजीज है या नहीं, तो यस और नो। सिटी का डेटा आप लगा सकते हो। बेसिकली हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। whenever there is we are talking about categories, there the variable is known as qualitative. When we are talking about quantities, then the variable is known as quantitative. अब quantitative में हमारे पास फिर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? यू कैन से दैट, लीनियर फॉर्म में तो नहीं कहते हम इसको, पर आप इस तरह कह सकते हो, जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करते हो या फिर डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करते हो, दैट मींस द डेटा इज काउंटेबल। आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, यू कैन काउंट इट, it will be 1 2 3 4 5 6 50 500 students are there, but it is countable. But if I say कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहूँ 500.5, मैं आपको कहूँ भाई 200.2, मैं आपको कहूँ 4.4। अब ये 4.4 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? तो कोई मतलब नहीं है इसका। जब आप डिस्क्रीट की बात करोगे, a number you can count it, ठीक है, जिसकी कोई एंडिंग वैल्यू है आपके पास, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। जब आप बात करोगे कि इसकी कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे कि हाइट, हाइट कैन बी एनीथिंग। अगर मैं आपसे कहूं भाई आप 5.5 इंच हो, ठीक है, पर मैं आपको नहीं, आप 5.5 इंच हो, आप बोलो सर हो सकता है। फिर मैं बोलूँ नहीं आप 5.5.3 इंच हो, आप बोले सर ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 5.5 कोई भी नहीं मिलेगा आपको, आपको नहीं पता उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे कहूं भाई यहाँ पर जितने भी हैं जो 5.5 से लेकर 6 फीट के दरमियान की हाइट वाले जो लोग हैं वो सामने आ जाए, तो वो जितने हो सकते हैं उतने आ जाएंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, यू कांट काउंट इट। आप इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि भाई इसका ये वैल्यू, दैट इज कंटिन्यूअस, जस्ट कंटिन्यूइंग इन द नेचर, ठीक है। फिर हम आते हैं परसेंटाइल। अच्छा, पहले परसेंटाइल से पहले परसेंटेज की बात करें। फॉर एग्जाम्पल
डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई डिस्क्रीट वैल्यू, कोई यू कैन से जिसको आप काउंट कर सकते हो, विच इज काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, आप बोलोगे 5, 6, 7, 500, बट स्टिल यू कैन काउंट। नहीं, जरूरी थोड़ी है। अभी बताया ना एग्जाम्पल आपको, मैं आपसे ये कहूं कि भाई हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ कंटिन्यूअस आ जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रीट तो नहीं होगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे तकरीबन लोगों की 5 होगी, नॉट पॉसिबल। 5.5 हो सकती है, 5.1 हो सकती है, 5.2 हो सकती है, 5.5 हो सकती है, तो ये कंटिन्यूअस में आ जाता है। वेट की बात कर लो, वेट ऑफ द स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अब मैं बोलूँ नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, किस में आएगा? डिस्क्रीट में आएगा, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन अ ग्लास, कंटिन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू काउंट नहीं कर सकता, वो कंटिन्यूअस वैल्यू जा रही है। ठीक है, समझ आ गई। अब परसेंटाइल, परसेंटाइल से पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, आपने निकाला लास्ट 2, ये कौन है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तुम्हारी सारी की सारी जितनी भी एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, सब इन्हीं चीजों के ऊपर अप्लाई करोगे। बात है छोड़ो, ये देखो, मान तो मुझे पता है, मैंने पहले ही उस सर को बोला हुआ था, सर आज सारे बच्चे जो ना वो बोर होने वाले, ये 2 हफ्ते आपने बोर ही होना है, तो माइंड बना के लाओ कि यार पर सुनना है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एट दिस पॉइंट। इससे पहले मैंने जो भी थ्योरी पढ़ा है उसको भूल जाओ। एट दिस पॉइंट इस थ्योरी को भूल गए तो कभी डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा बेस है एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो इसको देखो, हाँ इसी से निकले। अब आते हैं हम किस पे? परसेंटाइल और परसेंटेज पे। पहले तो परसेंटेज की बात करते हैं। व्हाट इज परसेंटेज? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप कह सकते हो, लेकिन कोई डेफिनेशन बताओ ना भाई। परसेंटेज का काम ये होता है, हम किसी चीज का परसेंटेज निकालें, क्यों निकाल सके? क्या जरूरत पड़ेगी यार? एवरेज तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो ना आप। अच्छा, आपका 15-20 मिनट का एक सेशन है, ठीक है, तो काइंडली माइक ले जाए आप, बिल्कुल ले जाए, बच्चों को बता दीजिए। हमारे दरमियान इस वक्त हमारे पास इस वक्त पाकिस्तानी जो मरकजी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके मेंबर और कराची, पूरे कराची से नीचे निगरान अभी तो पहले से गाइड साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह पेश करेंगे, हम किस तरह दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, तो सुनिए। मुख्तसर होगा इंशाअल्लाह, कोई कोशिश यही है कि मुख्तसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअ नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मतलब मुझे पाक करता है कि उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह माफ किए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हदीस सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि हदीस के माना है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। जब भी हम सुने सल्लल्लाहु अलैहि हबीब, तो दुरूद पाक पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ذلك الإسلام والنظر
जब हज़ारों कौमें दुनिया में आई हम देखें तो, और शुरू से कौमें आबाद होती रही, अल्लाह पाक ने कौमों को बड़ी तरक्कियाँ दी, बड़े उरूज दिए, इनके पास मशीनरीज नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि आज भी बंदा देखता है तो हैरत करता है कि ये हो कैसे थे, ये बन कैसे थे। कौमें आद थी, कौमें समूद थी, बड़े लंबे लंबे पग होते थे, बड़ी ताकत इख्तियार होती थी। बनी इसराइल थे, और बनी इसराइल जो थे वो बड़े सख्त कौम होती है, और पुराने पाक में बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। अल्लाह पाक ने उनको बड़ी नेमतें अता की, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीम शान नबी अता किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बड़ा था, वो मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, यानी मखलूक में जो सबसे अफजल और आला है वो हमारे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है खालिक रब है, मखलूक उसको कहते हैं जो बाद में बन। खालिक हमेशा से, अल्लाह पाक कभी हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और मखलूक वो हमेशा से नहीं है, अल्लाह पाक ने पैदा किया। मखलूक में सबसे अफजल और आला कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरा नंबर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उलुल अज़्म अंबिया कहलाते हैं, 5 हैं उलुल अज़्म अंबिया, और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 5 अंबिया जिनको उलुल अज़्म अंबिया कहा जाता है, और यही तरतीब है दरजों की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीम शान नबी, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीम शान नबी अता किए, लेकिन इन्होंने नाफरमानी की। अल्लाह पाक ने दोनों सलवा दिया है, यानी बगैर मेहनत, बगैर मजदूरी, बगैर कोशिश के, बगैर जमीन का सीना चीरे अनाज आसानी से नहीं मिलता, फल आसानी से तो नहीं मिलता। पूरा इसमें एक सिस्टम चलता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी मजदूरी होती है, जमीन का सीना चीर कर अनाज निकालना होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इनको मुफ्त में जो है मनोसलवा अता किया, लेकिन इन्होंने नाशुक्री की, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म था कि जमा मत करना, स्टॉप मत करना, जो मिले वो खा लो, बचाए ना। लेकिन ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने कहा कि अगर कल नहीं आया तो, आज आसमान से खाना आ रहा है, कल नहीं आया तो फिर क्या होगा? अल्लाह के बोलते अल्लाह के खजाने में कोई कमी है, और था करे जो हाथ दे रहा है वो कल भी देगा। जिन्होंने स्टॉप किया, मनोसलवा को स्टॉप किया, और फिर वो खराब हो गया खाना। आज जो खाना खराब हो जाता है ना, तो रखते 1 दिन 2 दिन रखें तो उसमें बदबू आने लग जाती है, इससे पहले खाना खराब नहीं होता। इन्होंने जब स्टॉक किया ना, तो उसके बाद से खाना खराब होने लग गया, और फिर दोनों सलवा रुक गया, क्योंकि इन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह पाक ने पत्थर से इनके लिए पानी के चश्मे जारी किए, लेकिन इन्होंने बेसब्री की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते थे। जो मोमिन बनी इसराइल होते थे ना, उनको तकलीफ पहुंचाते थे। असाबात ऐसे आए कि अगर हम सुने तो हमारा भी दिल दहल जाए। यानी अल्लाह पाक ने तूफान का अज़ाब भेजा, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी, इनके गलों तक पानी होता, जो बैठ नहीं सकते थे, 7 दिन तक खड़े रहे। अच्छा, जो मोमिनीन थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो जो थे उनके घर में पानी नहीं था, वो इस तकलीफ में नहीं थे, वो इस आजमाइश में नहीं थे, उनके घरों तक पानी नहीं था, बैठते थे, उठते थे, सोते थे, सब जो ये थे जो ईमान नहीं लाए, इनके गलों तक पानी, बैठ नहीं सकते थे, चीखें निकल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, रोने लगे, गुड़िया उतारी करने लगे, अल्लाह से दुआ करो ये अज़ाब टल जाए, हम वादा करते हैं ईमान लाएंगे, हम वादा करते हैं हम जुल्म नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पानी उतर गया, अज़ाब टल गया, और बेहतरीन जो है वो अनाज उगा, फल बेहतरीन आने लग गए। अब ये कहते हैं कि बारिश तो नफा बख्शती, बेहतरीन अनाज मिलने लग गया, बेहतरीन फल आने लग गए, फिर सरकशी में पड़ गए, फिर हटदर्मी में पड़ गए। अल्लाह पाक ने टिड्डियों का अज़ाब भेजा, इतनी टिड्डियां कि आसमान नजर नहीं आता, और इतना सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये टिड्डियां इतनी सारी फसलें खा गई। अब फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मैं दुआ के लिए कहा, फिर उन्होंने किया, फिर दुआ की, फिर ये अज़ाब टल गया, 1 महीने सही रहे, फिर वही हाल, फिर वही कैफियत। अल्लाह पाक ने खून का अज़ाब भेजा, ये कीड़ा होता है जो अनाज में होता है, ये खून जो है उसका सारा अनाज खा गया, सारी फसलें निकल गई, यहाँ तक कि इनके कपड़ों में घुस गया, और इनकी दाढ़ी के बाल, मूंछों के बाल, पाँवों के बाल सब चट कर गया, इनके बर्तनों में घुस,
फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर दुआ हुई, फिर अज़ाब करा, फिर 1 महीने सही रहे, फिर वही कैफियत, फिर वही कैफियत। अल्लाह पाक ने खून का अज़ाब भेजा, ये पानी खून हो जाता है, ये पानी पीते खून। अच्छा, जो मोमिन होता है बनी इसराइल, वो पानी पीते हैं तो साफ शफाफ पानी, और ये पिए तो खून। उन्होंने कहा कि इनके बर्तनों से पानी पिए, हमारे बर्तन से पीते तो खून हो जाता है, ये लोग पीते पानी बिल्कुल सही है, तो इस बर्तन से पानी पीना चाहिए। उनके बर्तन से इन्होंने पानी पीना शुरू किया। एक औरत तो इतनी आजिज आ गई प्यास से। हाँ, इफ आई से कि परसेंटेज और परसेंटाइल के डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। परसेंटेज मैं आपको अगर कहता हूँ कि भाई देयर आर 25% ऑफ स्टूडेंट्स जिसने ए ग्रेड उठाया, व्हाट डज इट मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? 1/4 बच्चों ने ए ग्रेड उठाया है। वेरी गुड, दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ए ग्रेड उठाया। नाउ कंपेयरिंग टू द परसेंटाइल, अगेन आई एम सेइंग 25 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मैंने ए ग्रेड उठाया है, आई एम दी 25 परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली, आई एम दी 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनमें से मैं एक हूँ। मुझसे नीचे जितने भी हैं उन्होंने 75% जो बचा आपका माइनस करके, वो मुझसे नीचे हैं। नाउ डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? परसेंटेज जब आप बात करते हो, आप बात करते हो कि वो वैल्यू कहाँ लाया करती है। जब आप बात करते हो परसेंटाइल की, तो वो बताया जाता है कि दूसरों से बेटर वो कहाँ पर लाया करती है। अभी परसेंटेज की हमने बात की, उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि परसेंट जो आपकी वैल्यू है उसकी पोजीशन क्या है, या वो मतलब उसकी परसेंटेज क्या है, वो कंप्लीट डेटा में से कितने परसेंट ने वो एक वैल्यू उठाई थी। जब आप परसेंटाइल की बात करते हो तो उसका मतलब होता है कि मेरी लोकेशन क्या है इन द कंप्लीट डेटा। कंप्लीट डेटा के अंदर मैं दूसरों से कितना बेटर लाया कर रहा हूं। नाउ हियर आर सम definition. Here you can see that a percentile is a value below which a certain percentage of the observations lie. मतलब मैं जो परसेंटाइल की बात कर, जैसे कि मैं बोला भाई मैं 95% परसेंटाइल है मेरा, मतलब मुझसे नीचे 95% लोगों ने मुझसे कम मार्क्स उठाए। आई एम दी ओनली 5% जिन्होंने ए ग्रेड उठाया। नहीं, ये बताया जाएगा कि आपके डेटा के अंदर आप जो वैल्यू की आप बात कर रहे हो उससे बिलो कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू से बिलो कितना डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वही आप स्कोर्स की बात कर लो, ठीक है, आप कोई भी स्कोर की बात कर लो, आप टेस्ट अभी किसी ने 5 से 15 वाला टेस्ट दिया था, दिया आपने, अब उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल उठा ली 70 मार्क्स। What does it means? अगर मैं आपसे कहूँ 70 मार्क्स ऑफ 0.5 का मतलब होता है आपने आपसे नीचे तकरीबन 60% लोग होंगे। मतलब जो टोटल जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने टेस्ट किया, उसमें से 60% लोग 70 या 75 मार्क्स से नीचे हैं। दैट इज द परसेंटाइल ऑफ द वैल्यू, कि वो वैल्यू आपके पूरे कंप्लीट डेटा के अंदर कहाँ लाया करती है। अच्छा, इधर सम देयर आर सम रूल्स टू आइडेंटिफाई द परसेंटाइल। रिमेंबर वन थिंग, आपका डेटा बेसिकली सॉर्टेड जरूर होना चाहिए ताकि पता चले कि आपसे नीचे क्या है। ठीक है, अगर सॉर्टेड नहीं दिए तो आप जब प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो प्रोग्रामिंग में आपको एक फंक्शन यूज करोगे। कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है? np डॉट परसेंटाइल का, नहीं, परसेंटाइल निकालने के लिए np डॉट परसेंटाइल आप यूज करोगे, आपके पास परसेंटाइल आ जाएगा उस वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पर इधर की बात करते हैं, ठीक है, ताकि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंप्लीट डेटा है। अब मुझे ये बताएं आप कि इसके अंदर जो 8 मार्क्स हैं जिसके, इसका क्या परसेंटाइल होगा कंप्लीट डेटा में से। अब इसको आइडेंटिफाई करने का हमारे पास कुछ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पढ़ लो।
फॉर्मूला इज परसेंटाइल रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो द नंबर जिसकी आप बात कर रहे हो उससे नीचे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 8 का परसेंटाइल निकालना है तो एस 8 का परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी। अब 8 से नीचे कितनी वैल्यूज है, 8 से नीचे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 8 से नीचे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 डिवाइड बाय 13 क्या वैल्यू आती है 0.7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आपके पास तकरीबन 64 68 के दरमियान की एक वैल्यू आएगी। तो मतलब मुझसे नीचे मतलब 8 के नीचे 68 बंदों ने इससे कम वैल्यू उठाएंगे। किस में एग्जिस्ट करती हैं नहीं 8 से छोटी 5 का है 7 है ना 1 2 3 4 5 एक जैसी भी काउंट करोगे ना यार जितनी भी वैल्यूज है हमने तो टोटल डेटा में से देखना है ना कि कितने लोगों ने उठाए। अगर फॉर एग्जांपल आप बात करो कि भाई यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए फॉर एग्जांपल आप 100 बच्चों की बात करो आप कह रहे हो मुझसे नीचे 75 बच्चे आप उसमें से 75 में आप 2 बंदे सेम मार्क्स उठाए तो उसको भी तो काउंट करोगे ना कि भाई मुझसे नीचे 75 बच्चों ने इतना मार्क्स उठाए। तो यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यू आ रही है किसी ने कैलकुलेट किया 63 53 पे जा रहा है तो 53 पॉइंट समथिंग मतलब हमारे पास वैल्यूज हैं तो मतलब स्टूडेंट्स हैं जितने 53 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम वैल्यूज उठाई हैं 8 मार्क्स से। तो ये आपका हो गया परसेंटाइल रैंकिंग ऑफ योर डेटा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल क्या होता है जिसको हम कहते हैं व्हाट वैल्यू एग्जिस्ट एट द परसेंटाइल रैंक ऑफ 25। अगर मैं आपसे आप यहाँ पर हमने इसको उल्टा कर दिया पहले हम पूछ रहे थे रैंक क्या बन रहा है इस वैल्यू का फलाना वैल्यू है उसका रैंक क्या बन रहा है तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया उसका नाम क्या था नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो दैट नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इस परसेंटाइल पोजीशन के ऊपर कौन सी वैल्यू लाया कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी निकाला 53 समझ लो 53 के बाद क्या है 8 है 54 समझ लो, ठीक है 54 आपने यहाँ पर निकाला था। अब हम दोबारा इसको अब रिवर्स कर लेते हैं कि भाई 54% में कौन सी वैल्यूज आ जाती है। फिर 54% परसेंटाइल अगर आप निकालते हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n+1, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात कि भाई परसेंटाइल क्या था 54 डिवाइड बाय 100 क्या बना 0.54 मल्टीप्लाई बाय n+1 n क्या है 13 + 1 14 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या वैल्यू आ रही है हाँ 7.5। आप 7.5 की बात कर लो, ठीक है। अब 7.5 इज नॉट द वैल्यू इट इज द पोजीशन। 7.5 वैल्यू नहीं है पोजीशन है। अब यहां पर आप 7.5 की बात करो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये एक और चीज ये निकालने के लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा तो जरा सॉर्टेड करके देखते हैं एक दफा सॉर्टेड कैसे होता है बताओ सॉर्टेड तो ये आपके पास सॉर्ट आ गया। अब दोबारा लगाना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7.5 में तो हम क्या करते हैं 7 और 8 के दरमियान की वैल्यू लेते तो आपके पास ऑटोमेटिकली 8 आ गया क्योंकि आपने 53.8 था तो हमने 54 ले लिया था।
तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई कि 54 या 53 पॉइंट समथिंग की जगह पर जो वैल्यू लाई कर रही है वो है 8। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप फॉर्मूला यूज करते हो वैल्यू वाला, अगर आपको परसेंटाइल चाहिए तो आप फॉर्मूला यूज करते हो परसेंटाइल का। परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर्स बिलो द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है? परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर प्लस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। फिलहाल अभी जाए नमाज पढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं आउटलायर्स के ऊपर। आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से परसेंटाइल निकाल सकते हो, आप किस तरीके से कोई परसेंटाइल वैल्यू निकाल सकते हो। परसेंटेज और परसेंटाइल का मैंने डिफरेंस बताया आपको। परसेंटेज की बात होती है कि भाई कितना परसेंट दैट वैल्यू अकर्स इन योर डेटा, वो वैल्यू आपके डेटा में कितनी दफा आ रही है, दैट इज अ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे अहमद 2 हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 अहमद है, तो अहमद का परसेंटेज क्या होगी? 2, मतलब 2 दफा आ रहा है। जब आप परसेंटाइल की बात करोगे तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है, कितने परसेंट स्टूडेंट उससे नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स की दोबारा बात करते हैं, सब ने अलग अलग मार्क्स उठाए, ठीक है। एक स्टूडेंट की बात आई कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्स उठाए 80%, अब मुझसे नीचे कितने परसेंट लोग हैं, दैट इज द परसेंटाइल। मुझसे बिलो कितने परसेंट लोग बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 80 मैंने मार्क्स उठाए तो मैं अराउंड, मुझसे नीचे तकरीबन 100 बंदे हैं ना, तो मुझसे नीचे अराउंड 80% लोग बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये बता रहा होगा कि मेरा परसेंटाइल रैंक क्या है, मेरी रैंकिंग क्या है। मैं 75 या 80% लोगों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स उठाए तो ये मेरी परसेंटाइल रैंकिंग हो जाएगी। अब इसी में अगर आप परसेंटाइल रैंकिंग आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो इस परसेंटाइल वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट, मतलब कौन सा डेटा आ रहा है। जैसे कि आपसे अगर कहा जाए, हमने एटीएम वाली बात की, हम आपसे ये पूछे कि भाई ये बताओ कि ऐसे कितने कौन सी रैंकिंग पे बंदे आ रहे हैं जिन्होंने 10,000 रुपए विड्रॉ किए एटीएम से। तो आप क्या देखोगे कि भाई आपसे नीचे कि 10,000 से नीचे जितने भी लोग विड्रॉ कर रहे थे उसके हिसाब से आपकी परसेंटाइल रैंकिंग बनेगी। तो आपसे कहा जाए अगर कि नहीं मुझे ये बताओ कि 25% की परसेंटाइल रैंकिंग के ऊपर क्या डेटा है, नहीं परसेंटेज नहीं कहा मैंने, परसेंटाइल बोला। मतलब 25% जो है हमारी पोजीशन है, जो रैंकिंग है उससे नीचे, या वो रैंकिंग किसको दी हुई है आपने, वो रैंकिंग किस नंबर की है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू का, जिसमें क्या है भाई, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, या आप रिस्पॉन्सेज बोल सकते हो, +1। अभी +1 क्यों दिया है इधर? यू कैन से इट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप बोल सकते हो कि भाई एक फ्रीडम डिग्री है जिसको आप +1 लाजमी डालते हो। इसको हम आगे देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। हिस्टोग्राम आप बनाना चाहो बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हिस्टोग्राम पे काम नहीं करता। अब इसी परसेंटाइल की बेसिस पे हम निकालते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल क्या होता है, हमारे पास अलग अलग क्वार्टाइल्स, जब आपने मैंने आपको बताया था ना इधर, क्वार्टाइल क्या था, ये क्या है, ये कौन सा परसेंटेज है, फर्स्ट क्वार्टाइल तो है, लेकिन ये परसेंटेज क्या होती है, 25% परसेंटाइल आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी 25 परसेंटाइल ये किस तरह आता है, अराउंड कोई कितना हो रहा है, ये 6-7 होगा, इतना ही है, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका 25 का परसेंटाइल निकालता हूँ, वैल्यू निकालते हैं भाई 25 पे कौन सी वैल्यू है, तो 25 पे अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटाइल डिवाइड बाय 100, 25 डिवाइड बाय 100 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 14 कितने हो रहे हैं, चेक करो ना,
0.25 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपके पास आ रहा है 3.5। तो आप 3.5 की पोजीशन के ऊपर 1 2 3 और 3.5 है, तो इसके दरमियान हम दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है तकरीबन 5 की आउटपुट आ रही है, राइट। तो यहाँ पर भी देखो हमने सब सही कहा था कि यहाँ पर तकरीबन 5 और 6 के दरमियान की वैल्यू होगी, 5 10 15 20 इस हिसाब से। तो कहने का मतलब अब हमें पता चल गया कि 25 परसेंटाइल के ऊपर तकरीबन 5 की वैल्यू आ रही है। इससे नीचे 25% की वैल्यू है, 5 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे टोटल डेटा की 25% वैल्यू है, दैट इज द परसेंटाइल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 75 का, 75 ये है तकरीबन, ये किसके दरमियान आ रहा है, 8 और 9 10 के दरमियान, 8 9 10 तकरीबन यही लग रहा है यहाँ पे, सही है। अब फॉर एग्जांपल हमें अगर इसका निकालना पड़े, पर वैल्यू निकालनी 75% के ऊपर, 75 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.75, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपके पास आ गया 10.5, जो मैंने आपको बताया तकरीबन आपका 10 के दरमियान वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखो 10 के दरमियान की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 75%। तो जब आप आउटलायर आइडेंटिफाई करते हो या फिर आप बात करते हो किसके, बॉक्स प्लॉट की, टू बिल्ड अ बॉक्स प्लॉट यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्वार्टाइल्स, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो सही है, आपने सिर्फ उसके अंदर डेटा पुट किया है, उसने खुद ही बना के दे दिया, लेकिन बना कैसे। तो आउटलायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है, डज नॉट बिलोंग कि भाई वो 1 होगी, जरूरी नहीं है कि वो 0 होगी, जरूरी नहीं है कि वो 3 होगी, जरूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो, क्योंकि वो हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, ठीक है, कि भाई मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी बन सकती है, उस वक्त हम निकालते हैं उसको। और मिनिमम वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू को हम निकालने को कहते हैं लोअर फेंस और हायर फेंस, या आप कह सकते हो लोअर फेंस और अपर फेंस। ये लोअर फेंस और अपर फेंस होता क्या है, लोअर फेंस इज द बेसिकली द लाइन जिससे नीचे जो भी वैल्यूज होंगी वो आपका आउटलायर होगा। अपर फेंस या हायर फेंस क्या होता है, जिससे ऊपर जो भी वैल्यूज होंगी वो आपका क्या होगा, आउटलायर होगा। हायर फेंस इज द लाइन जिसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज है, ऑल दीज वैल्यूज आर बेसिकली आउटलायर। अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास अपर फेंस और लोअर फेंस क्या है, लोअर फेंस और अपर फेंस आ गया, मिनिमम और यू कैन से मैक्सिमम। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपकी, क्या आपको यहाँ पर 10 से ऊपर कोई, इसको हटा दो, आउटलायर को छोड़ दो, 10 से 10 या 10 से ऊपर की कोई वैल्यू नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। जब आपको नजर नहीं आ रही तो आप यहाँ देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू 10 से ऊपर कैसे है। बेसिकली आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया, लोअर फेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 ऑफ योर IQR। IQR क्या है, व्हाट इज IQR, इंटर क्वार्टाइल रिलेशनशिप। IQR क्या है, IQR is basically इंटर लवर हो गया है, पहले बताओ ना, हंसने से पहले बताया करो, हो जाता है यार, क्या हो गया।
इंटर क्वार्टाइल रिलेशनशिप। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ये होता है आपका IQR, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे किसके ऊपर? टू आइडेंटिफाई द लोअर फेंस। अब फॉर एग्जांपल हमें इसका लोअर फेंस निकालना है, ठीक है, किसका? इसी डेटा का। सबसे पहले फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? Q1, तो Q1 निकाल लेते हैं। और क्या चाहिए? IQR के लिए क्या चाहिए? Q3 भी चाहिए, तो Q1 और Q3 दोनों चाहिए। तो ये Q1 Q3 हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग भाई परसेंटाइल होते हैं ना, ये Q1 25 परसेंटाइल, Q3 75 परसेंटाइल। तो कैसे निकालेंगे? डिस्क्राइब से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक और चीज भी तो है नंपाई की जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए भाई? Q1 चाहिए, कॉमा और क्या चाहिए? Q3 चाहिए। लेट्स सी, Q3 और Q1 निकालने के लिए हमने यूज किया NP डॉट परसेंटाइल। परसेंटाइल के नाम से दे दिया भाई डेटा। डेटा तो निकाला, लेकिन कितना परसेंटाइल चाहिए? कौन सा परसेंटाइल चाहिए आपको? परसेंटाइल वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। तो हम इसको दे रहे हैं भाई दो वैल्यू, एक 35, दूसरी 75। इसको प्रिंट करके देखते हैं। Q1 Q3, तो आपके पास दो परसेंटाइल्स आ गए, 5 और 8। अब ये 5 और 8 का मतलब ये नहीं होता कि ये क्या है? वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास परसेंटाइल वैल्यू आ गई कि भाई 25%, हमारे पास कितने वैल्यूज हैं? 5 है, और 75 क्या है हमारे पास? 8 वैल्यू है। अब इसको आप फॉर्मूला के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जब आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो पहली बात ये, अगर आपको यहाँ पर IQR निकालना है, इक्वल्स टू क्या होता है? Q3 माइनस Q1, तो आपके पास IQR भी आ जाएगा। तो IQR आपके पास क्या आ गया? 3। IQR आपके पास 3 आ चुका है। अब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो अपना फॉर्मूला, इजीली अप्लाई कर सकते हो। और लोअर फेंस के लिए क्या है? Q1 माइनस, प्रिंट करते हैं, लोअर फेंस के अंदर हम उसको प्रोवाइड कर दिया। क्या फॉर्मूला? Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। तो लोअर फेंस कितना आ गया? 0.5, या फिर आप कह सकते हो 0.5 ही होगा, देख लो। तकरीबन 0.5 के हिसाब से आपका यहाँ पे सेट हो गया, लोअर फेंस आपको मिल गया। अगर आप इसका अपर फेंस निकालना चाहते हो तो अपर फेंस का फॉर्मूला क्या है? Q3 प्लस 1.5 IQR। तो आपके पास अपर फेंस क्या आ गया? 12.5, जो आपका अपर फेंस होगा। अब इस 12.5 से अबाउ जो भी वैल्यूज हैं वो सारी आपकी क्या है? आउटलायर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 12.5 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारी क्या है? आउटलायर। ये सेम चीज आप इसके जरिए निकाल सकते हो बॉक्स प्लॉट के जरिए। नहीं, दो क्वार्टाइल्स में। जी, वो आउटलायर्स होंगी। देखिए आउटलायर जरूरी नहीं है कि बड़ी वैल्यू हो, आउटलायर छोटी वैल्यू भी हो सकती है। अब आपकी मिनिमम रेंज से नीचे की जितनी भी वैल्यूज है उसको कैसे काउंट करोगे आप?
राइट। अगर आपकी मिनिमम रेंज है या फिर लोअर फेंस आपका है 0.5, अब फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है -18, तो ये आपका आउटलायर है, ज़ाहिर सी बात है। तो इस चीज को भी यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, कोटाइल भी कह सकते हो, नहीं उधर परसेंटेज होती है, इतनी परसेंटेज के ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं, 25% लोग हमारे ने ए ग्रेड उठाया, तो वो परसेंटेज है, वो परसेंटाइल नहीं है, वो कोटाइल में नहीं आता, वो परसेंटेज में आता है, वो अलग है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं किस पे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये किस तरीके से स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे वेरिएंस निकालना होगा तो वेरिएंस कैसे निकलता है, एनपी डॉट वीएआर और इसके अंदर डेटा। स्पेलिंग गलत है, वी कैपिटल कर दिया। नाउ द वेरिएंस इज, क्योंकि आपके पास डेटा स्प्रेड ज्यादा हो रहा है ना, ये देखो 1.5, या आपके पास डेटा स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, एनपी डॉट एसटीडी और इसके अंदर हमने ले लिया डेटा। लेट्स सी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या आ रहा है, 34। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप जब इसको प्लॉट करते हो या फिर आप इसका डायग्राम बनाओगे, तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, जो सेंटर, जो आपके मीन के बाद, मीन भी निकाल के देख लेते हैं कृपया, एनपी डॉट मीन ऑफ डेटा। लेट्स सी मीन क्या आता है हमारे पास। तो जो मीन आपके पास आ रही है 20, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जो डेटा पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस में। कैसे, 20 प्लस 34 कर दो ना, 54 आ जाएगा आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 88, 54 प्लस 34 88। फिर थर्ड डिवीजन क्या आएगा, इसको प्लॉट करके दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास है पीएलटी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हमने इसको प्लॉट करना है डेटा को, ठीक है। हमने डेटा को प्लॉट कर दिया, डेटा। लेट्स सी क्या प्लॉट होता है आपके पास। इस तरीके से आपके पास एक डेटा प्लॉट बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो मीन है, मीन के ऊपर हमें क्या रखना है, अपना एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन कैसे लगाई जाती है, इसमें क्या निकाला है, एक्स और वाई। हमने डेटा को डायरेक्ट प्लॉट कर दिया, आप चाहो तो एक्स लेकर प्लॉट कर दो, कोई इशू नहीं है। वाई के ऊपर आपको फिर वैल्यू लगानी पड़ेगी अलग अलग, हमने तो एक ही हिसाब से किया, ऑटोमेटिकली प्लॉट कर रहा है जी। कोड किस चीज का बना है, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ लाया करता है, हमारे सारे डेटा पॉइंट्स किधर लाया करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, ये यहाँ पर आउटलायर्स बहुत ज़्यादा है तो आपको डेटा में सही से समझ नहीं आ रहा, एक अपनी तरफ से एक रैंडम डेटा बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया डेटा 1। डेटा 1 के अंदर हमने ये सर्च करना इक्वल्स टू, हमने इसको कहा भाई np डॉट रैंडम। रैंडम क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो तो हम क्या यूज करेंगे? डॉट नॉर्मल। अब इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया सम डेटा, जैसे कि मैंने इसको बताया कि भाई जो हमारी मीन लोकेशन है, लोकेशन क्या होती है? मीन होती है। मीन लोकेशन हमने इसको बोला भाई 50 है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने डेटा बनाना है जो 10 के डिफरेंस के साथ आ रहा हो, 10 के डिफरेंस के साथ, ठीक है। 10 के डिफरेंस मतलब 10 का स्टैंडर्ड वेरिएंस आ रहा है, 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आ रहा है, 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो 50 के बाद प्लस 1 और प्लस 10 60 हो जाएगा। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो क्या होगा? 70 हो जाएगा। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कंप्लीट एक यू कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बना है। तो हमने इसको बताया भाई स्केल। स्केल क्या करना है आपने? भी हमने इसको कहा 10 का स्केल रखना। साइज कितनी वैल्यूज चाहिए हमें? फॉर एग्जांपल हम अभी इसको कह रहे हैं भाई 1000 रुपये। लेट्स सी क्या होता है। तो आपके पास 1000 वैल्यूज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। फिर भी एक दफा देख लेता हूँ कि कितनी आ रही है। बताओ ये यू कैन सी हमारे पास 10 के डिफरेंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज, स्केल के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज बन गई, 1000 वैल्यूज बन गई, ठीक है। 1000 वैल्यूज 50 से लेकर 10 के दरमियान बन गई। यहाँ पे देखोगे 60 से ऊपर आपको नजर आ रही है कहीं पे? ठीक है। अब आपके पास एक कंप्लीटली डेटा रेडी हो चुका है। इसी को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका हम मीन निकाल लेते हैं। दैट द मीन क्या है इसका? np डॉट मीन, मीन ऑफ डेटा 1। लेट्स सी व्हाट इज द मीन। मीन आ गया, ये इसका मीन है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो बनाया है रैंडम वैल्यू वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसलिए आपका मीन सही आएगा, इसमें कोई आउटलायर नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि आपके पास कोई मीन आ रहा है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल, और कोई आउटलायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दफा आउटलायर चेक कर लेते हैं। एसएमएस डॉट बॉक्स प्लॉट, और इस बॉक्स प्लॉट के हमने इसको दे दिया विद डेटा। लेट्स सी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास जो डेटा बन रहा है वो यही, वो डेटा 1 है। नाउ आपके पास ज्यादा आउटलायर्स नहीं आ रहे, जो आपके इधर ही है, जो आपका मैक्सिमम जो हायर या अपर बैंड है उससे ज्यादा दूर आपका कोई डेटा नहीं है। तो आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है डेटा। इतना हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आउटलायर्स तो है, क्योंकि मैंने क्या कहा था 10 के स्केल के बाद होना चाहिए, तो 10 के स्केल के हिसाब से इधर ज्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। फिर भी हम इधर इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी बी निकाल लिया हमने, बी निकालने के बाद हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस क्यों निकालते हैं? वेरिएंस क्यों निकालते हैं हम? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, dispersion of your data। 1000 वैल्यूज लिए हैं तो क्या वो मीन तो एक ही आएगा ना, डिवाइड बाय भी तो 1000 होगा। उसके बाद हम इसका एसटीडी निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 40। नेक्स्ट
प्लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ले लिया STD और ये हो गया डेटा 1। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? नाउ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन वही है जो हमने स्केल दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन वही है जो हमने स्केल दिया था, क्योंकि जब आपने रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेटा क्रिएट किया है तो वो आपके पास स्केल ऑफ 10 के ऊपर आ रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना है? 10 का ही है। ठीक है, एक्चुअल तो कभी भी डेटा नहीं आता। 9.9 की मतलब होता है फुल एक्चुअल है, राउंड ऑफ करने की जरूरत भी नहीं। हम 9.9 को 9.9 नहीं कहते, 10 ही कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास बन गया। अब हम एक काम करते हैं, बॉक्स प्लॉट को फिलहाल बंद करते हैं और यहाँ पर कुछ लाइंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने इसको बोला भाई PLT डॉट ऑक्सिलरी वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ पर बननी चाहिए? मैं कह रहा हूँ मीन लोकेशन के ऊपर एक लाइन बन जाए और इसका हमने कलर दे दिया फॉर एग्जाम्पल रेड। अभी आपकी मीन लोकेशन आ गई। ठीक है, ये वही मीन लोकेशन है जो हमने ऊपर दी थी, राइट? वही है मीन लोकेशन आपके पास आ गई। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पर बनेगा? बताओ, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस का कहां पे बनेगा? 51 पे क्यों बनेगा भाई? 60 पे बनेगा ना, पूरे 50 प्लस 10 कितना हुआ? 60। तो हम यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, which is auxiliary vertical line on फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप कह सकते हो भाई STD पे बना दो, या नहीं सॉरी मीन प्लस STD पे बना दो। ठीक है, और इसका कलर रख दिया हमने ग्रीन। तो आप यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर डेटा यहाँ पर आ गया, सही है। अब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे बना लेते हैं, या एक काम करते हैं यही सेम माइनस के में भी बना लेता है। अरे ये क्या हो गया, -1 क्यों आ गया? ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में हो गई। अब यहीं पर हम एक और बनाते हैं, सेम बनाते हैं, पर फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो ये आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड से कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपके पास ये क्या है? रेड लाइन क्या है? मीन। ग्रीन लाइंस क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्लू लाइंस क्या है? सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं स्कैटर प्लॉट रन करता हूं तो स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा? या चलो लाइन प्लॉट रन करते हैं, लाइन प्लॉट रन करके देखते हैं क्या बनता है। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको छोड़ते हैं, हिस्टोग्राम फिल करते हैं। Now here you can see your complete data has been represented. अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जितने भी हमारे डेटा हैं, चलो यहाँ पर ये हो गया सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेते हैं which is थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये थर्ड के लिए आपने 3 के साथ कर दिया।
Now here you can see all your data has been relying or lying between the third standard deviation. आपके इस तीन थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन के दरमियान जो आपको ये डेटा नजर आ रहा है सारा का सारा आपके स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर लाई कर रहा है। अब यहाँ से जो इस थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन से बाहर जितना भी डेटा है वो क्या है आपका आउटलायर। अब यहाँ पर देख सकते हो ज्यादा बाहर नहीं है, थोड़ा सा ही बाहर है। This is how you can represent your data using standard deviation, variance, ठीक है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे जो डेटा की डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन भी बोल सकते हो, स्प्रेड भी बोल सकते हो, जो डेटा स्प्रेड हुआ है वो कितना स्प्रेड हुआ, कहां तक स्प्रेड हुआ, किस तरीके से स्प्रेड हुआ है। यू कैन विजुलाइज योर डेटा dispersion using auxiliary lines, using standard deviations, using variance, using histograms। आप चाहो तो इसके अंदर लाइन ग्राफ भी बना सकते हो। अगर मैं यही सेम चीज एसएमएस पे बनाता तो हमारे पास थोड़ा सा चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एसएमएस पे बनाना होगा तो यहाँ पे ऐसे ही है, नहीं ऐसे एसएमएस का प्रोग्राम बनाने का क्या तरीका था, मॉडल C1 है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हाँ हिस्ट्री तो बनाया है मैंने, एसएनएस पे हिस्टोग्राम क्यों नहीं बन रहा, क्या सॉरी वही सेम आपके सामने, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो किस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर डिस्पर्स हुआ या किस तरीके से स्प्रेड हुआ। इसमें वेरिएंस क्या होता है, अब यहाँ पर देखो ये आपका डेटा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए ना, तो ये करके आपके पास एक लाइन आ रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो। अब जो वेरिएंस होता है वो होता है कि ये जो आपका सेंटर डिस्पर्जन होती है, ये कंप्लीट डिस्पर्जन यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस, कि आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, whatever the data is should be relying inside the third division, क्योंकि एक स्टैंडर्ड और थ्रेशोल्ड रखते हैं, तीन का स्टैंडर्ड लाजमी लगना होता है, ठीक है। सही है। एसटीडी हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस का मतलब होता है कि आपके पास ये जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर सम स्टैंडर्ड डिवीजन पॉइंट्स जिसके अंदर आपका डेटा रिलाई करना चाहिए। इससे हमें ये फायदा होता है ये पता करने में कि हमारे जो आउटलायर्स है वो कहाँ रिलाई कर रहे हैं। आप इसमें से आउटलायर्स अलग कर सकते हो, अलग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें से आउटलायर अलग करना हो, निकालने हो, पता करने हो कौन कौन से 1000 वैल्यूज है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन से आउटलायर्स, तो क्या करूं, हाँ रैंडम तो ले लिया, वैल्यू तो बन गई ना, अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई। अब इसमें से मुझे आउटलायर्स आइडेंट निकालने, यहाँ तो पता चल गया वी हैव सम आउटलायर्स हियर, ठीक है। ये आउटलायर्स मुझे इसमें से निकालने, तो निकालने के लिए मैं क्या करूं, जो वैल्यू नहीं, देखो वेरिएंस सिर्फ स्प्रेड बताएगा, वेरिएंस आपकी वैल्यू नहीं होती, वेरिएंस सिर्फ स्प्रेड बताता है। अब यहां पर देख लो, आपके पास वेरिएंस कितना आ रहा है 104, तो जो आपका आउटलायर है वो 104 से बढ़े की बात नहीं है। यहाँ पे जो आउटलायर होगा वो आपके थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होना चाहिए। मतलब अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा आपका थ्रेशोल्ड मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर आ रहा है 80 के ऊपर, तो 80 से बड़ा जो भी है वो सारा आउटलायर है, पर वेरिएंस तो हमारा 104 है। 104 है बेसिकली द स्प्रेड,
कि कितनी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, किस तरीके से डेटा स्प्रेड किया गया, उसको हम कहते हैं वेरिएंस। जब आप आउटलायर आउट निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे थ्रेशोल्ड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जितना भी आ रहा है वो आउटलायर में काउंट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज को इटरेट करना है, ठीक है। अब इटरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इटरेशन के लिए? फॉर लूप यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास डेटा वन आ गया, हमने कहा फॉर डेटा, या डेटा भी नहीं करो, एलिमेंट इन डेटा वन, तो हमारे पास एक एक एलिमेंट आ जाएगा, आ जाएगा। क्या कह रहे हो? लूप चला दिया, हमारे पास एक एक एलिमेंट आ गया। अब इस एक एक एलिमेंट के ऊपर आप चेक करोगे कि आपके पास डेटा किस तरीके से जो आउटलायर में आता है। आउटलायर क्या था हमारा, जो हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे बड़ा होना चाहिए। तो अब इसको फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं। एक होता है जेड स्कोर। जेड स्कोर पता है क्या है? जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर का मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। जेड स्कोर आप कह सकते हो कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन या जितनी भी आपका थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है उसके दरमियान का डिफरेंस, यू कैन से दैट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि जो आप ये हम निकालते हैं हर एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट का जब तक आप थ्रेशोल्ड मतलब जेड स्कोर निकालोगे उसी से हमें पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और हमारे थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है। जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है जेड स्कोर, ये मैं अंडरस्कोर स्कोर लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई मतलब एक एक एलिमेंट जो आपका है, एक्स ऑफ आई का मतलब होता है एक एक एलिमेंट, ठीक है, माइनस मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज बेसिकली द जेड स्कोर। इफ द जेड स्कोर इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, मतलब हम देख रहे हैं थ्रेशोल्ड कितना है आपका, आपने बोला भाई तीन स्टैंडर्ड डिवीजन का चेक करना है हमें, आपने कहा दो स्टैंडर्ड डिवीजन का चेक करना है, आपने कहा नहीं चार, तो आप 4 स्टैंडर्ड डिवीजन का चेक करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। हमने कहा भाई थ्रेशोल्ड हमने रखा कम से कम 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक निकालो। अब 3 स्टैंडर्ड डिवीजन को फिर पहले आप मल्टीप्लाई करोगे मीन के साथ माइनस करवाओगे, फिर जाके आपके पास वैल्यू आएगी, फिर उसको आप चेक करोगे। इससे बेहतर ये है कि आप हर एलिमेंट का जेड स्कोर निकाल लो। जेड स्कोर क्या बताता है कि थ्रेशोल्ड जितना वो आपके पास थ्रेशोल्ड आ रहा है उसके दरमियान पे कितनी वैल्यूज आपके पास आ रही है, क्या उसमें रिलाय कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो 3 से कम है तो मतलब वो हमारे थ्रेशोल्ड के अंदर रिलाय कर रहा है, अगर वो 3 से बाहर है मतलब वो हमारे थ्रेशोल्ड में रिलाय नहीं कर रहा। अब यहीं पर हम फॉर एग्जांपल जेड स्कोर निकालते हैं। इसका जेड स्कोर निकालने के लिए हमने यूज किया यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह हमने सब ऊपर निकाल लिए हैं, ठीक है, मैं दोबारा नहीं निकाल रहा हूं, तो मैं यहीं पे यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या था? एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई मतलब यहां पर एलिमेंट, वेरी गुड, एलिमेंट एक आ गया जेड स्कोर एलिमेंट, उसके बाद माइनस मीन वैल्यू, मीन वैल्यू,
डिवाइड बाय STD। अच्छा एक चीज याद रखें, जेड स्कोर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि देखो हम स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर एक थ्रेशोल्ड लिख लेते हैं, हमने बोल दिया भाई 3 है, तो मतलब थर्ड STD तक आपका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब आपने थ्रेशोल्ड बना दिया, लेकिन ये पॉजिटिव है, आपकी मर्जी, आप नेगेटिव के लिए अलग बनाओ या फिर आप ये कर सकते हो जो मैं अभी कर रहा हूं। हमने क्या करना है, इस थ्रेशोल्ड को क्यों ना चेक करना है, तो हमने कहा इफ, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूं, AB डॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव को नेगेटिव कर, और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास दैट स्कोर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, भले वो माइनस में क्यों ना हो। जो एक एक एलिमेंट का Z स्कोर निकलेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, एक एलिमेंट का Z स्कोर निकलेगा उसको पॉजिटिव कर देगा। स्कोर अगर इज ग्रेटर देन आपके थ्रेशोल्ड से है, तो क्या करें, यहीं पर एक हम बना लेते हैं आउटलायर्स एम्प्टी, ठीक है। तो क्या करें, आउटलायर्स डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर क्या डाल दें, जो भी एलिमेंट है आपका। बाहर आके इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं, क्या कह रहा है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास 81, 16, 79 and 20, these are basically the outliers जो आपके इस स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर लाए नहीं करते, आपके इस थ्रेशोल्ड के अंदर लाए नहीं करते। अब यहाँ पे 16 और 79 समझ में आ गया, क्योंकि आपने क्या किया था, थर्ड थ्रेशोल्ड रखा था, तो ये 50 के बाद 60, 70 और इसके दरमियान का आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 20 क्यों जा रहा है, एग्जैक्टली तो आपके इस थ्रेशोल्ड के दरमियान पे जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर आउटलायर्स अलग कर सकते हो। नहीं, हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया ना, तो अब जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो पॉजिटिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप आउटलायर्स को फाइंड भी कर सकते हो और चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ फाइंड किया, आप चाहे इसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूं कि जितने भी आउटलायर हैं उसको मीन कर दो, तो क्या करूं, अपेंड करने की जगह हम क्या करें, अपेंड करने की जगह हम क्या करें, यहाँ पे मीन करना है, तो उसके लिए पहले लोकेशन निकालनी पड़ेगी। लोकेशन कैसे निकालूं, इनोमरेट कर सकते हो ना, नहीं फिर उसको आउटलायर पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके वो मीन में कन्वर्ट होगा ना। यहीं पर जब हमारे पास आ रहा है कि जो आउटलायर है, तो वो तो आउटलायर अलग वेरी वो है ना आपके पास लिस्ट, इसके अंदर चेंज हो जाएगा। मुझे एक्चुअल डेटा में चेंज करना है, तो एक्चुअल डेटा में अगर मुझे चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूं, पहले तो मुझे इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको इनोमरेट कर देता हूं तो इंडेक्स नंबर आ गया। अब मैंने क्या किया भाई, आउटलायर को अपेंड भी करो पर उसको आउटलायर को चेंज कर दो। तो मैंने सोचा भाई डेटा 1 इंडेक्स इक्वल टू मीन, ठीक है। अब ये मीन हो गया। अब चेक करते हैं हम यहां पर कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर कितने आ रहे हैं। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसके अंदर हमने दे दिया इसको डेटा 1। अब आप देख सकते हो काफी सारे आपके डेटा
रिमूव हो चुके होंगे। दोबारा रन करके देखते हैं आप कितने आते हैं। अच्छा मीन 2 है ना, ये कौन सी मीन हो रही है ये भी तो पता चलो, ये भी तो मसला है। अरे यार मीन 1 करो इसको भी मीन 1 कर दिए। क्या कह रहे हो?